स्टूडेंट्स, पब्लिक इंटर कॉलेज मनोरी के कक्षा 12 के सभी छात्र, लॉकडाउन पीरियड का ये तीसरा हिस्सा शुरू हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग नागरिक शास्त्र के द्वितीय अध्याय द्विध्रुवीयता के अंत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि गत अध्याय में मैंने आपको बताया था, शीत युद्ध के दौर में 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो विश्व राजनीति में दो महाशक्तियां उभर के सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ के चारों ओर पूरी विश्व राजनीति घूमने लगी। अधिकांश देश या तो अमेरिका के साथ हो गए या सोवियत संघ के साथ हो गए और इन दोनों देशों ने पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल पैदा किया जिससे कि तनाव, संघर्ष, युद्ध की परिस्थितियां पैदा होने लगी, जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। शीत युद्ध 1945 से प्रारंभ हुआ और 1991 तक चला। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सोवियत शीत युद्ध का अंत हो गया। तब आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के पतन होने के पीछे क्या क्या कारण रहे। तो पहले हम जानते हैं सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली है क्या? सन 1917 में रूस में लेनिन की नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी के द्वारा एक क्रांति की गई और वहाँ पर स्थापित जार का शासन समाप्त कर दिया गया। लेनिन ने रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना की। साम्यवादी शासन समाजवादी आदर्शों पर स्थापित है। जो ये उसका विचार है साम्यवादी शासन का कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समान अवसर प्रदान होना चाहिए, सभी को समान रूप से नौकरियां प्रदान प्राप्त होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति इतना कमज़ोर या गरीब न रहे कि अपनी ज़रूरतों को पूरा न कर पाए। साम्यवादी शासन के सिद्धांत अपने आप में बहुत अच्छे थे, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो वास्तव में उतना अच्छा नहीं हुआ। सोवियत प्रणाली की खास विशेषता राज्य को बहुत अधिक महत्व देना और पार्टी को बहुत अधिक महत्व देना। राज्य सर्वाधिकारवादी था। सर्वाधिकारवाद किसको कहते हैं? यानी राज्य का शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अर्थव्यवस्था पर, राज्य की हर गतिविधि पर पूर्ण अधिकार होता है। राज्य में कैसी शिक्षा दी जाएगी, कौन सी पुस्तकें चलेंगी, ये राज्य तय करता है। स्वास्थ्य के लिए सभी अस्पताल सरकारी अस्पताल होते हैं, कोई प्राइवेट अस्पतालों की छूट नहीं होती है। जितने भी बैंक होते हैं सारे के सारे राष्ट्रीय होते हैं, राष्ट्रीय बैंक होते हैं। परिवहन, संचार के साधन सभी पर राज्य का अधिकार होता है। यहाँ तक कि भूमि, कृषि भूमि, वो भी उस पर भी राज्य का पूर्ण अधिकार होता है। राज्य अपने स्वयं खेती करवाता है, मजदूरों को वेतन देता है। राज्य के भीतर जितने भी उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग, वो सब राज्य के अधीन होते हैं और उनमें काम करने वाले मजदूर, इंजीनियर, मैनेजर, सबको राज्य वेतन देता है। हर व्यक्ति वहाँ वेतन भोगी होता है। साम्यवादी शासन का एक कंसेप्ट होता है, सभी व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको वेतन दिया जाए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं जिसको अभी हम लोग आगे देखते हैं। दूसरी इसमें सोवियत प्रणाली की एक विशेषता रही है, एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला रहता है। कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन का संपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है, उत्तरदायित्व निभाती है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी किसी पार्टी, राजनीतिक दल को सोवियत प्रणाली में स्थान नहीं दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना दूसरा राजनीतिक दल बनाते भी हैं तो उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। राजनीतिक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की कोई छूट नहीं है। तीसरी बात, सोवियत प्रणाली की खास बात यह कि यहाँ पर नियोजित अर्थव्यवस्था
प्लान्ड इकोनॉमी नहीं। देश में अर्थव्यवस्था का विकास कैसे होना है, कृषि पर कितना खर्च किया जाना है, शिक्षा पर कितना खर्च होगा, अगले 5 सालों में कितने विद्यालय खोले जाएंगे, कितने बैंक स्थापित होंगे, किस किस उद्योगों पर ज़्यादा जोर देना, ये सब पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था इनकी खास विशेषता रही। अगली बात, संचार और परिवहन के साधन बहुत विकसित थे और पूरी तरह से इन पर राज्य का नियंत्रण था। सोवियत संघ में विशाल ऊर्जा के स्रोत रहे। यहाँ पर विशाल अनेक तेल के कुएं थे, कोयले के विशाल भंडार थे। अतः सोवियत संघ में ऊर्जा की कोई कमी नहीं। विशाल मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध थे। लोहा, अभ्रक और अन्य तरह तरह के जितने भी खनिज पदार्थ हैं सोवियत संघ के पास उपलब्ध थे। बड़े बड़े स्टील कारखाने सोवियत संघ ने अपने देश में भी लगाए और भारत सहित अनेक देशों में भी स्थापित किए। सबसे बड़ी बात, सोवियत संघ सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर था और सोवियत संघ का जो बाज़ार था वो एक विशाल बाज़ार था, उपभोक्ता बाज़ार बड़ा विशाल था। और सबसे बड़ी बात कि सोवियत संघ में लोक कल्याण पर बहुत अधिक जोर दिया गया। सभी व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सस्ती दरों पर राशन, कपड़े ये उपलब्ध कराए जाते थे। इसके अतिरिक्त कुछ और ख़ास विशेषताएं सोवियत संघ की थी। इन्होंने सैन्य उद्योगों पर बहुत अधिक जोर दिया। सेना को उपलब्ध कराए जाने वाले टैंक, हथियार, गोला बारूद, लड़ाकू हवाई जहाज, इस पर बहुत अधिक जोर दिया। ये वहीं सोवियत संघ में बनाए जाते थे और इनका उपयोग न केवल सोवियत संघ की सेनाएं करती थीं बल्कि दूसरे देशों को बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराते थे। सोवियत संघ का सैन्य उद्योग बहुत विशाल था। इस परिणाम स्वरूप सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा और इसने पूर्वी यूरोप और दक्षिण एशिया के देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और परिणाम स्वरूप इसको बहुत अधिक अपनी अर्थव्यवस्था का हिस्सा पूर्वी यूरोप के देशों पर प्रभाव बनाए नहीं रखने के लिए, वहाँ पर अपनी सेना की उपस्थिति बनाए रखने के लिए खर्च करना पड़ता था। अब हम चर्चा करते हैं कि सोवियत प्रणाली इतनी अच्छी थी तो इसमें दोष क्या थे, कमियां क्या थीं जिस कारण इसका पतन हुआ। सोवियत प्रणाली में कुछ कमियां थीं। सोवियत संघ में जो उपभोक्ता वस्तुएं थीं, फ्रिज, टीवी, घड़ी, मोबाइल, इनका स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता था क्योंकि ये सब चीज़ें सरकारी उद्योगों में बनाई जाती थी और सरकारी उद्योगों में भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। इनका उपभोक्ता वस्तुएं निम्न तकनीकी स्तर की थी, इनका प्रौद्योगिकी निम्न थी और महंगी थी। दूसरी बात, भ्रष्टाचार नौकरशाही में ज़बरदस्त था। बिना रिश्वत के कोई भी सरकारी काम नहीं होता था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी सोवियत संघ की, वहाँ पर एक पार्टी का शासन, कम्युनिस्ट पार्टी को ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। अन्य कोई भी राजनीतिक दल वहाँ पर अस्तित्व में ही नहीं आ सकता था और जब कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो सरकार की आलोचना, सरकार की कमियों को उजागर करने का अधिकार किसी को था ही नहीं। सरकार जो भी चाहे मनमर्जी करती थी और यही सबसे बड़ी सोवियत संघ प्रणाली की कमी रही। इसके साथ साथ लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। सार्वजनिक रूप से सरकार के विरुद्ध कोई व्यक्ति भाषण नहीं कर सकता था, मीडिया में, अखबार में लेख नहीं लिख सकता था और साथ साथ पूरी सोवियत व्यवस्था में 15 गणराज्य थे, लेकिन रूस जो सबसे बड़ा गणराज्य था उसकी, रूस की संस्कृति, सभ्यता पूरे सोवियत संघ पर प्रभावशाली थी, जिसका अन्य गणराज्यों को
उचित नहीं लगता था, वो इसका विरोध भी करते थे। सोवियत संघ के पतन में जो तात्कालिक कारण उपलब्ध हुए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा मिखाइल गोर्बाचेव, जो 1980 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उनके द्वारा अपनाए गए सुधार प्रणाली, तो मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार प्रणाली, जो कि उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था, लेकिन उसी परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का पतन हुआ, विघटन हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार प्रणाली क्या थी, इस पर चर्चा करते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव के दो बड़े सिद्धांत थे। पहला ग्लासनोस्त, यानी खुलेपन की नीति, ओपननेस। राजनीतिक सुधारों के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में ग्लासनोस्त की शुरुआत की। वो चाहते थे कि सोवियत समाज के लोग पश्चिमी राजनीतिक विचारों को जानें, उनके ज्ञान को अपनाएं, जिससे कि उनके अंदर खुलापन आए, नए नए विचारों को अपनाएं। और इस ओपननेस, खुलापन, ग्लासनोस्त का परिणाम हुआ कि लोगों के अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता की उत्कंठा जागृत हुई। उनके भी मन में आया कि सोवियत संघ में लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए, हमको भी अपने राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। परिणाम स्वरूप धीरे 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 उस सोवियत संघ विघटन की ओर अग्रसर होने लगा। दूसरी महत्वपूर्ण नीति थी गोर्बाचेव की पेरेस्ट्रोइका, अर्थव्यवस्था। पेरेस्ट्रोइका यानी अर्थव्यवस्था का पुनर्संगठन, पुनर्रचना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी। मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही प्राचीन और पुरानी तकनीक पर चल रही है, अतः उसमें नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी, नए मैनेजमेंट के सिद्धांतों को अपनाते हुए उसमें सुधार किया जाए। और लेकिन उनके इस विचार था कि पेरेस्ट्रोइका को अपनाने में दबाव नहीं लिया जाए, प्रेशर ना हो, बल्कि दबाव के स्थान पर सहमति के सिद्धांत पर चलें। और परिणाम स्वरूप, पेरेस्ट्रोइका के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे करके पश्चिमी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगी, जो कि उदारवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है। और सने सने धीरे धीरे सोवियत संघ में भी पूंजीवाद, उदारवाद की ओर अग्रसर हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव की तीसरी नीति थी अमेरिका के साथ सैन्य टकराव को रोकना, और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ अनेक निशस्त्रीकरण समझौते किए, संधि की, समझौते की। इसके साथ साथ सेना पर जो होने वाला व्यय था, जो विदेशों में रूसी सेनाएं, सोवियत संघ की सेनाएं स्थापित थी, उनको वापस बुलाया जाए, जिससे सेना पर होने वाला खर्च को रोका जाए। हालांकि मिखाइल गोर्बाचेव एक ऐसे व्यक्ति थे, उनकी ऐसी नीतियां थीं जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुए, लेकिन सोवियत संघ में भी उनकी नीतियों का विरोध करने वाले बहुत से लोग थे। रूस, यूक्रेन, बेलारूस में कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध शुरू कर दिया। तभी 1990 में रूस में चुनाव हुए राष्ट्रपति पद के लिए, और बोरिस एल्सिन राष्ट्रपति चुने गए। बोरिस एल्सिन ने मिखाइल गोर्बाचेव के विरुद्ध नेतृत्व, उनके खिलाफत में एक नेतृत्व प्रदान किया, और बोरिस एल्सिन के नेतृत्व में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, और परिणाम स्वरूप 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ विघटित हो गया। अब समस्या ये आई कि सोवियत संघ, जिसके अंतर्गत 15 गणराज्य थे, उनकी व्यवस्था कैसे संचालित हो, क्योंकि बहुत से मध्य एशियाई देश अपने को सोवियत संघ से अलग नहीं करना चाहते थे। पर निश्चय ये हुआ कि जो सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे वो सभी स्वतंत्र हो गए, और स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राष्ट्रकुल स्थापित किया जाएगा, जिससे कि उनमें प्राचीन व्यवस्था, व्यापार को समायोजित किया जा सकेगा, सेना में बंटवारा हो सकेगा, अर्थव्यवस्था का बंटवारा सुविधा से किया जा सकेगा। इस
स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रों को उनका शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CIS, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। तो आज हम लोगों ने विचार किया कि किस तरीके से सोवियत संघ का पतन हुआ। सोवियत संघ के पतन के कारणों पर अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण 3-4 कारण नज़र आते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का कमज़ोर होना, क्योंकि जनता में राजनीतिक आकांक्षाएं बहुत तेज़ी से उभर रही थी। जनता चाहती थी कि सोवियत संघ में भी पश्चिमी देशों की तरह लोकतंत्र की स्थापना हो, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होना, धीरे धीरे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। सैन्य उद्योगों पर जो खर्च किया जाता था, जो पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए सोवियत संघ खर्च करती थी, सेनाओं की तैनाती में खर्च करती थी, इससे अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही थी। तीसरा महत्वपूर्ण कारण नौकरशाही का भ्रष्ट होना। और चौथा कारण अगर हम लोग देखते हैं, जो कि तात्कालिक कारण भी बनता है, वो था सोवियत संघ के अंदर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का उभरना। सोवियत संघ के अनेक गणराज्य, विशेषकर बाल्टिक गणराज्य, इसमें लिथुआनिया है, लाटविया है, और आपका बेलारूस है, यूक्रेन है, रूस है, इनके अंदर एक राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उभर रही थी। वो चाहते थे कि उस सोवियत संघ से अलग होकर के एक नया राज्य स्थापित हो और उनकी अपनी मान्यता हो, अपनी एक पहचान बने, क्षेत्रीय पहचान बने, संप्रभुता हो। परिणामस्वरूप इन सब गणराज्य ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। प्यारे बच्चों, इस द्वितीय अध्याय का शेष भाग पर हम लोग अगले बार चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि आपकी बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अधिकांश प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो आप छोटे छोटे प्रश्न नोट करें किताब से। मैं भी आपको नोट्स के माध्यम से, क्वेश्चन बैंक के माध्यम से बहुविकल्पी प्रश्न और लघु प्रश्न उपलब्ध कराऊंगा। उनके आंसर आप मेरे नोट्स से ही तलाशें और नोट्स से तलाशने के बाद उनके आंसर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आपको यदि कोई समस्या होती है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी छात्र किसी भी अध्यापक को किसी भी समस्या के लिए फ़ोन नहीं करेगा, ध्यान रखना है। और संभवतः कल